मंजिल मिल जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुजीत गुप्ता आज इकोनॉमी अर्थात मध्य प्रदेश पीएससी प्री की 6वीं यूनिट अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करने आया हूँ। आज हमारी स्थिति यह है कि सामान्यतः जब से हमने लेक्चर्स ऑनलाइन रिकॉर्ड करना शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों की समस्याओं एवं उनकी चुनौतियों को जिस तरह से वो कई दिनों से, कई वर्षों से उनके साथ बनी हुई थी, इस प्रकार के लेक्चर्स को देखकर उन्हें फिर से उनका मनोबल बढ़ा है और मध्य प्रदेश पीएससी को लेकर जो भी उनकी नकारात्मक अवधारणा थी एग्ज़ाम के प्रति, सिलेबस के प्रति, कंटेंट के प्रति, वह सब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज मध्य प्रदेश प्री की 6वीं यूनिट की हम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि समय कम है, समय कम को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमने ये तय किया है कि आपको हम एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए पूरे सिलेबस को हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। विगत वर्षों में जिस तरह से 6वीं यूनिट के द्वारा बच्चों ने पढ़ा, उसका रिस्पांस दिया, साथ ही साथ मेरा भी मनोबल बढ़ा। तो इस वर्ष कई दिनों से इंतज़ार, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा थी, तो इसलिए हम इस टॉपिक पर अभी तक चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन हम जल्द ही नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं। तो अब आप लोग को 6वीं यूनिट से जो भी चुनौतियां, घबराहट प्रायः हमने जो देखा है, समझा है या होता भी है आपके अंदर, उन सबको हमें दूर करना है ना। तो 6वीं यूनिट के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। हाँ, एक बात समझिएगा, इस यूनिट के लिए हम थोड़ा स्ट्रेटजी, आपकी रणनीति, कंटेंट पर थोड़ी सी विचार करेंगे और फिर इसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले बात करते हैं जो प्री का 6वीं यूनिट है, उसके सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। क्लासेस में एमसीक्यू के जरिए मैं पूरा प्रयास करता हूं या करूंगा कि आपको कहीं से दूसरी जगह से खुद किसी भी प्रकार का मटेरियल ना पढ़ना पड़े, है ना। बाकी क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैं और टफ भी हैं, तो आप उस पर अपना मेहनत करिए किसी भी तरह से। अब वो आपकी समस्या है ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो अन्य यूनिटों के संदर्भ में भी मैं लेक्चर्स या एमसीक्यू जारी करूँगा और मेरा प्लान भी है कि इसके बाद 6वीं यूनिट के बाद मैं अन्य यूनिट पर भी फोकस करने वाला हूँ। तो आज 6वीं यूनिट की हम बात करेंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। देखिए, 6वीं यूनिट में ही दोनों अर्थात देश और आपके राज्य, है ना, जहाँ से संबंधित आप परीक्षा दे रहे हैं, इन दोनों संदर्भों में हम आपको यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहला ही इसमें टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। देखिए, यहाँ से दो प्रकार के चीजें होती हैं। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग आंकड़े, अलग तथ्य आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही साथ में इसके मध्य प्रदेश के भी आंकड़े एवं तथ्य पूछे जाएंगे। मतलब पहला है भारत, है ना, और दूसरा है क्या, मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश संबंधी आंकड़े पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में पॉइंट्स में समझिएगा, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से इसको डिकोड करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी कोड को डिकोड कर लेते हैं तो आधी जो समस्याएं हैं वो खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रश्न को पढ़ते समय, किसी भी सिलेबस को पढ़ते समय आप यदि उसकी स्ट्रेटजी को जानते हैं, उसके शब्दों से खेलना जानते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको उसका आधा उत्तर मिल गया। एक चीज और है, कोई भी प्रश्न हो, याद रखिएगा, बहुविकल्पीय टाइप में कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न में ही उसका आधा उत्तर छिपा रहता है। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं बहुविकल्पीय एमसीक्यू अभी कराना स्टार्ट करूंगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न में आधा उत्तर ही छिपा रहता है, आपको विकल्प पे जाने की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते कि आपका अवधारणा जो है वो थोड़ा सा साफ हो, क्लियर हो। ठीक है ना, आप पहले उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, और यदि नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ने का ना तो समय है और न तो मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की किताबें उठाइए, है ना, मोटी मोटी किताबें आप पढ़िए, क्योंकि ये छोटी किताबों से तो होता नहीं है। अर्थशास्त्र है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है,
तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एमसीक्यू के जरिए, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों के जरिए मैं आप तक पहुंचूं और आपकी सारी अवधारणाएं और आने वाले और विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं सबको, या ठीक है, तो हर तरह से आपको अर्थशास्त्र में कोई समस्या ना हो, मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो इस संदर्भ में देखिएगा, इसमें हमने बात किया भारत की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ में क्या होगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आंकड़ों की चर्चा की जाएंगी। किस प्रकार से आंकड़े? सामान्यतः आप सब समझते होंगे कि आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस, पूरे पीएससी एग्जाम में काम करते हैं। तो इन आंकड़ों को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस यूनिट को मैं एमसीक्यू के जरिए ही पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। एमसीक्यू के जरिए सारे के सारी अवधारणाएं, तथ्य, आंकड़े आपको सब कुछ मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको इस एमसीक्यू से क्या तैयार करूंगा, अवधारणा, है ना, आपको सारे तथ्य प्राप्त होंगे और साथ ही साथ में आंकड़े, है ना, आंकड़े। ये तीन चीजें अगर आपको एमसीक्यू के जरिए, इस क्लास के जरिए ही मिल जाए तो सोने पे सुहागा ही समझिए इसे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, हाँ, मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानव संसाधन का विकास, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है एवं कौशल विकास है, ठीक है, इन सब के आंकड़े से संबंधित हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ सतत विकास एवं लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये जो लक्ष्य है सतत विकास, एसडीजी के गोल प्रायः संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानक के आधार पर जो तय किए जाते हैं, इन संदर्भ में मध्य प्रदेश की कितनी प्रगति की है विभिन्न प्रकार के चरों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एमसीक्यू के जरिए। ध्यान से समझिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, है ना, एमएसएमई, अधोसंरचना, ये लगभग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर को बताता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से जो भी योजनाएं हैं, जो भी आंकड़े हैं, जो भी समितियां हैं, इन सब पे चर्चा होने वाली है ना, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, करंट में काफी ये इसमें हलचल रहती है, पढ़ने को, सुनने को मिलता है समाचार पत्रों में खास करके। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में एमसीक्यू के जरिए ही, ठीक। इसके बाद है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपीआर की प्रगति, ठीक है, इन पर भी चर्चा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, देखिए ये जो नवीन प्रवृत्तियां है ना, ये शब्द ही अपने आप में क्या है, नई टर्मिनोलॉजी लेकर आता है। जो नए नए शोध हो रहे हैं, नए नई चीजें निकल कर आ रही हैं अर्थव्यवस्था में, किसी भी क्षेत्र से हो, चूंकि शब्द है क्या, अर्थव्यवस्था, तो आप ये नहीं कह सकते सर कि हाँ जो टॉपिक दिया गया है जैसे वैसे ही एमसीक्यू तैयार करिए या हमें ऐसे पढ़ाइए, है ना। भाई आपके साथ मैं धोखा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं पढ़ना होता है, जिनको शॉर्टकट चाहिए कि सर 100 एमसीक्यू बता दीजिए 100 में हो जाए, अरे नहीं भैया, 100 में कुछ नहीं होता। कम से कम आपको 500-700 एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तब जाके आपका 90% क्या होता है, आपके क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो वो 500-700 जो एमसीक्यू होंगे वो भी ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने किसी भी किताब से कहीं से भी उठा के आपने देख लिया, है ना। घिसे पिटे, कट, कॉपी पेस्ट, ये चीजें तो हर जगह उपलब्ध हैं, है ना। गुणवत्तापूर्ण अगर आपको पाना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना, साथ चलना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्राप्त होगा, है ना। तो आगे है कृषि उद्योग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत डीप में जाना है एमसीक्यू के जरिए ही, ठीक है। साथ ही साथ में रिजर्व बैंक की बात है, वाणिज्यिक बैंक की बात है ना, सेबी की बात है, जो किससे संबंधित है, सेबी शेयर बाजार। आजकल सभी लोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के माध्यम से शेयर बाजार, है ना, में निवेश करने का तरीका सीख ही लिए होंगे या सीख रहे हैं, है ना। तो इन सब से ठीक है, करिए निवेश, देश के लिए बहुत जरूरी है ना। हमारा देश जल्दी विकसित हो, विकासशील से, इसके लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है वो निवेश ही है, एक तरह से देखा जाए आर्थिक चरों में। तो निवेश करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, स्कैम, फ्रॉड, इस तरह से, है ना, नकली चीजें हैं। तो सावधानी पूर्वक करिएगा, जो भी करिएगा। बचत और निवेश बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिलहाल अभी आप एग्जाम पर फोकस करिए, आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी बैंकिंग संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, क्योंकि भाई दोनों क्या होता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। बैंकिंग संस्थाएं अलग होती हैं, वित्तीय संस्थाएं अलग होती हैं, ठीक। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां, ये प्रमुखतः आंकड़ों पर ही निर्भर है कि आयात क्या है ना। नीतियों में क्या देखेंगे हम,
आयात और क्या देखा जाता है, निर्यात। इन सब पर क्या होती है, चर्चा की जाती है। साथ ही साथ में कुछ वैश्विक संगठन है जैसे G20 है ना, सार्क है ना, एशिया से जुड़ा हुआ, दक्षिण एशिया से, एशियान है, ठीक है। तो इन प्रकार हमने सिलेबस में देखा कि हमको किन किन विषयों पर चर्चा करनी है, किन विषयों पर प्रश्न बनने वाले हैं आपके सामने, और किन विषयों पर आने वाले प्रश्नों को हम इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे, उसको विस्तारित करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है, या आपके पास कोई नोट्स नहीं है, या आपको उस नोट्स को कोई समझाने वाला नहीं है टॉपिक्स को, है ना, या तो आपकी क्लासेस मिस हो गई हो, कहीं नहीं क्लास किए हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 6 का MCQ के जरिए कंप्लीट सिलेबस गारंटी है कि हम कंप्लीट करवाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। पूरे अनुभव मेरा और आपका जोश दोनों मिल जाएगा, तो फिर परीक्षा है ना आराम से आप क्रैक करेंगे, देखिएगा आप। चलिए हम पहले MCQ से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है तो इस पर ज़्यादा हम है ना विचार नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तय कर लीजिएगा पहले ही कि इस 6वीं यूनिट को जो पढ़ने का तरीका होता है, समझिएगा कि इसमें जो आंकड़े आएंगे, आपको ध्यान से समझिएगा, इसमें जो आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, उन आंकड़ों को, आंकड़े तो बहुत हैं, अनगिनत हैं, उनकी कोई सीमाएं ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको आंकड़े बताएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही आंकड़े बताएंगे, और संभवतः उसी के इर्द गिर्द या उसी के आसपास की चीज़ों से संबंधित ही आंकड़े पूछे जाते हैं। अर्थात अगर मेरे द्वारा कोई भी आंकड़ा या वर्ष आपको बताया जाएगा, तथ्य बताया जाएगा, जिस पर मैं विशेष फोकस करूंगा, तो उस बात को समझ लीजिएगा कि इसको भूलना तो बिल्कुल नहीं है ना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ आंकड़ों को मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं प्रश्नों के दौरान। उन आंकड़ों को यदि मैं बहुत इंपॉर्टेंट ना कहूं, फिर भी आपको पढ़ना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप भूल गए तो आपको घबराहट हो, है ना, कि अरे मैं भूल गया, ये तो आंकड़े इंपॉर्टेंट थे, सर ने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो विशेष इंपॉर्टेंट होगा आंकड़ा, जिस आंकड़ों का प्रयोग, जिस नंबर्स का प्रयोग कई स्थानों पर होगा, कई संदर्भों में होगा, उसको मैं आपको पहले ही है ना बता दूंगा कि इस आंकड़ों को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें क्या होगी, तथ्यात्मक जानकारी होगी। तथ्यात्मक जानकारी के अंतर्गत देखिएगा कि आपको यह थोड़ा सा तय करना पड़ेगा कि कोई भी तथ्य, कोई भी जब आपके सामने शब्द आएगा, तो उन शब्दों को उस प्रकार के टॉपिक से कैसे रिलेट किया जाता है कि हाँ, इससे अगर ये प्रश्न आएगा, इन्हीं से ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसी तथ्य से ऐसा बनता है। जैसे व्यापारिक बैंक की बात करें, अगर व्यापारिक बैंक शब्द आ गया, तो व्यापारिक बैंक से कैसे प्रश्न बनते हैं या कैसे प्रश्न बन सकते हैं, हम वहीं पर पूरी कोशिश करेंगे कि वहीं पर चर्चा हो जाए। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि एक बार सब व्यापारिक बैंक का MCQ, मान लीजिए कि भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं, इस तरह से अगर कोई प्रश्न बनता है और फिर मैं कहूं कि भाई एक बार व्यापारिक बैंक आ चुका है किसी भी प्रकार के प्रश्न में तो दोबारा नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार व्यापारिक प्रश्न आया किसी भी क्वेश्चन में, तो आगे 5-10 क्वेश्चन के बाद फिर से वो क्या हो, फिर से आ सकता है, ताकि जो भी उसके इर्द गिर्द चीजें छूट रही हैं वो सब कंप्लीट हो जाए। तो MCQ का मतलब ही यही होता है कि किसी एक टॉपिक को पकड़कर 15, 20, 25 है ना, यहाँ तक कि अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो कम से कम 50 प्रकार के क्वेश्चन पर हम चर्चा कर सकें, ठीक। तो स्टार्ट करें। पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, है ना, कब हुई थी, मेक इन इंडिया। पहले क्या होता था कि अक्सर कोई भी प्रोडक्ट हो, सामान्यतः जो रिटेल सेक्टर का होता है, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडिया, है ना, कि ये भारत में क्या है, बना है। लेकिन अब अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी यदि आप चाहते हैं, तो जो उसका कवर होता है, आप नीचे या उसके पीछे देखेंगे तो आपको अक्सर लिखा हुआ मिलेगा क्या, मेक इन इंडिया। और ठीक है ना, तो मेक इन इंडिया के तहत बहुत प्रकार की चीज़ें, चूंकि ये मेंस का भी टॉपिक है, फिर भी मेक इन इंडिया के तहत हम जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे फिलहाल प्रश्न पर आइए, अक्टूबर 2015, नवंबर 2014, सितंबर 2014 और फरवरी 2015। तो जो इसका करेक्ट उत्तर है सितंबर 2014 में है। और अगर आपको डेट भी पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा, 25 सितंबर,
ठीक है ना। 25 सितंबर इसको बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा है। साथ ही साथ में एक चीज समझ लीजिए, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, ये है क्या मेक इन इंडिया। देखिए ऐसा है, मेक इन इंडिया, प्रश्न ये भी बनता है यहां से कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेक इन इंडिया का उद्देश्य, जब कोई कार्यक्रम बड़ा होता है ना, तो उसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, कई उद्देश्य होते हैं। तो प्रायः ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मेक इन इंडिया का है ना। तो आपको दे देगा, जैसे इसकी उद्देश्य की बात करें हम, इसको भी नोट डाउन जरूर करिएगा आप। उद्देश्य की बात करें मेक इन इंडिया, देखिए भाई, जब कोई चीज भारत में ही बनेगी, जरा समझिएगा इस बात को। देखिए मैंने कहा था प्रश्न से ही उत्तर निकाले जाते हैं, जरा इसको समझिएगा। मेक इन इंडिया का मतलब है जब कोई चीज भारत में ही क्या हो रही है, मेक हो रही है, मतलब बन रही है। तो जब कोई चीज भारत में ही बनेगी तो वहां बनने में दो तीन चीजों का उपयोग होता है सामान्यतः। क्या होता है, पहला होता है कि रॉ मटेरियल होना चाहिए। जब कोई चीज भारत में ही बनेगी, भारत की सीमा के मध्य ही बनेगी, बीच में बनेगी, तो वहां के जो रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा माल है, वो क्या होगा, बिकेगा, मतलब उसका उपयोग होगा। और कच्चे माल का उत्पादन सामान्यतः कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकार के जो भी हमने पहले आपको तथ्य बताए हैं वो करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे खेती हुआ है ना, माइनिंग सेक्टर हुआ, वानिकी हुआ है ना, तो ये तरह तरह की जो चीजें आप देखते हो वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वहां से कच्चा माल मिलेगा, मतलब सामान्यतः आप समझे कि किसानों का जो फसल है उसको बिकने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, ठीक है ना। जो किसान कहते हैं कि हमारी फसलें अच्छी दाम पे नहीं बिकती, तो वो भी क्या होगा, बिकेगा। तो मतलब कच्चे माल का उपयोग बढ़ जाएगा। दूसरा है, जब कोई चीज बनेगी तो उसको बनाने वाले लोग भी तो होंगे ना, तो क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब कोई वस्तु बड़ी मात्रा में बनेगी तो इससे क्या होगा, व्यापारियों को लाभ होगा। और ज्यादा अगर बन जाती है, डिमांड से अधिक, तो उसका क्या हो जाएगा, निर्यात। और जब निर्यात होगा तो आपको क्या मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो मेक इन इंडिया का क्या है, यही उद्देश्य है। इस प्रकार यदि आप एमसीक्यू के जरिए पढ़ते हैं तो मेरा जो अनुभव है, और आगे भी इस चीज को मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको किसी भी टॉपिक से, जो मेन टॉपिक से आए हुए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। याद रखिएगा, पढ़ते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय ही अगर आप उसे संधि विच्छेद कर दे, संधि विच्छेद का मतलब जैसे होता है ना, किसी को आप कोई वस्तु बोलो, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे चोर है, आपको पता है इसने चोरी की है ना, लेकिन वह क्या होता है, वो बताएगा नहीं। सामान्यतः अगर आप पूछोगे कि भैया बता कि तूने चोरी की है कि नहीं की है, तो बोलेगा नहीं हमने नहीं की है। तो आप इसे क्या करते हो, फिर मारना पीटना है ना, जो भी प्रक्रियाएं हैं, हिंसात्मक गतिविधि उसके साथ करना क्या करते हो, शुरू कर देते हो। जब आप उसे अच्छे तरीके से तोड़ते हो सकता है थोड़े में ना वो सुधरे, थोड़े में कबूल ना करे, तो आप उसे बल भर तोड़ते हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता है, सब उगल देता है। तो वैसे ही किसी भी शब्द को, जब आपको कोई भी शब्द पे शंका हो, चुनौतीपूर्ण लगे, अलग लगे, तो अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता तो आप उसे तोड़ना शुरू कर दीजिए। वह सब कुछ आपको समर्पित कर देगा, हर चीज बता देगा कि भैया देखो मेरे बारे में यही चीज है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया मतलब अगर इस शब्द पर आप जाएंगे तो आपको ये जो मैंने उद्देश्य बताया, क्या बताया, कच्चे माल की आपूर्ति की बात है, रोजगार देगा, लाभ होगा, निर्यात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा, ये उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मेक इन इंडिया इस संदर्भ में है, आजकल आप देख रहे हैं कि हर प्रोडक्ट, हर प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो मेक इन इंडिया को सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बिफ्र, हम इसे सामान्यतः बिफ्र पढ़ते हैं, बट BIFR है ना, इसका संबंध है ना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। इसका जो फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, है ना, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए बिफ्र क्या है,
विप्र का संबंध है शेयर बाजार से, क्रियाओं से, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून से, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण से एवं वितरण से, या बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से। तो उसका सही उत्तर जो है वो ये है। देखिए, अगर आप इसे तोड़ पाए, मतलब हो सकता है कि आप इसके फुल फॉर्म को ना समझे या ना जाने, या आपने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया प्रश्न में ही उत्तर क्या होता है, छिपा रहता है। तो अगर आप उसको तोड़ें तो आपको यहां से उत्तर मिलेगा रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन किसका होता है? कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, उसका होता है। फाइनेंस की जरूरत किसे पड़ती है? कोई संस्था हो या फिर कंपनी हो। तो शेयर बाजार को फाइनेंस से जुड़ा है, ठीक है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन से शेयर बाजार से भी इसका कोई संबंध नहीं बनता। बनता किसका है? जो चीज टूट जाती है ना, जो चीज पुरानी हो जाती है, जो चीज बीमार हो जाती है ना, उसको जरूरत पड़ती है रिकंस्ट्रक्शन करने का, मतलब उसको पुनर्निर्माण करने का, उसका पुनरुद्धार करने का। जैसे कि इतिहास में आप लोग पढ़ते आए हो कि संबंधित किले का, संबंधित तालाब का, संबंधित राजा ने क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। तो ठीक अर्थव्यवस्था में भी ऐसा ही चलता है, और उसका उत्तर क्या हो जाएगा? रुग्ण इकाइयों। रुग्ण का मतलब होता है बीमार, है ना, जैसे आप बीमार पड़ जाते हो। रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से। बहुत ध्यान से समझिएगा, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से। ये रुग्ण इकाइयां पुनर्निर्माण वितरण क्या होती हैं? मतलब यदि कोई कंपनी, चूंकि इसकी एक्चुअल परिभाषा है, परिभाषा हम अगले एमसीक्यू के जरिए तय करेंगे, कि हम बस इतना तय करना है कि इस शब्द से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो रुग्ण इकाइयां मतलब कोई भी कंपनी जब लगातार, है ना, 3 तिमाहियों तक घाटे में चली जाती है तो प्रायः उसे हम क्या मान लेते हैं? रुग्ण इकाई। इसकी परिभाषा में 2-3 शर्तें हैं। 2-3 शर्तें ये हैं कि लगातार 3 तिमाही तक वो क्या होनी चाहिए? घाटे में जाना चाहिए। साथ ही साथ में 3 तिमाही अर्थात 9 महीने तक क्या होना चाहिए? वो किसी भी प्रकार से अपने मजदूरों, है ना, या बैंकिंग से जो लोन वगैरह ली है उसको वो चुका ना पाए। तो इन कंडीशन के आधार पर उसको मान लिया जाता है कि कंपनी क्या है? वो बीमार है। बीमार का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी का सामान्यतः जब उत्पादन क्या हो, रुक जाता है, ठीक है। तो विप्र क्या है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से है। मतलब एक प्रकार का ये बोर्ड है। बोर्ड है मतलब इसमें कुछ सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, है ना। सामान्यतः सदस्य अध्यक्ष से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछता। जो प्रश्न पूछता है कि विप्र का संबंध किससे है, तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से है। अब इस चीज को समझिए, विप्र क्या है? विप्र ये जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में, ठीक है ना। 1987 में इस बोर्ड का गठन हुआ था। अब इस बोर्ड का जो गठन हुआ है उसके पहले सिका, एक शब्द है सिका। सिका की स्थापना, यह एक्ट है एक तरह का, 1985 में आया था। सिका कब आया था? 1985 में। सिक इंडस्ट्री, है ना, सिक इंडस्ट्री सिका, है ना। इसका जो है, एक मिनट रुकिएगा, सिक इंडस्ट्री कंपनी अधिनियम क्या है? सिक रुग्ण औद्योगिक कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, अधिनियम की बात कर रहे हैं। तो ये 1985 में आया था, ठीक है। तो 1985 में इस एक्ट के जरिए विप्र की क्या होता है? स्थापना होती है, और इसका उद्देश्य, इसका कार्य क्या है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वितरण से है, ठीक है। ये सुझाव देती है कि कैसे जो कंपनी घाटे में चली गई है उसको फिर से फायदे में लाया जाए। तो तरह तरह के टैक्सेशन के माध्यम से दूसरी कंपनियों पर, है ना, उसको अनुदान के माध्यम से, बैंकों से पूंजी दिलाने से, है ना, तरह तरह से उसकी क्या की जाती है? सहायता की जाती है। नेक्स्ट है, हाँ, निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सी कंपनी क्या है? महारत्न कंपनी है। तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। ये जो कंपनी है ये किससे? एरोप्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उससे संबंधित, या एरोप्लेन को बनाने का ये क्या करती है? काम करती है। ये है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है? एल्यूमिनियम से संबंधित जो भी उत्पादन होता है उसका कार्यभार देखती है। और ये MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड,
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मतलब यह है कि महानगरों में प्राय क्या होता था, पहले दो ही कंपनियां थी, बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो बीएसएनएल प्रायः जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं, बेतार सर्विस होते हैं, बिना बिना तार वाली सर्विस, उसको देखती थी। और एमटीएनएल जो फ़ोन वगैरह लगे रहते थे, जो तार युक्त सर्विस होती है, उसको देखती है। तो एमटीएनएल, ठीक है। और एक है ऑयल, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगर इसका सही उत्तर पर हम जाएं तो इसका सही उत्तर क्या बनता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बाकी जो तीनों कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा, वो नवरत्न प्रकार की हैं। इसमें से OIL ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? महारत्न कंपनी है। इसके साथ साथ में कुछ न कुछ तो कंटेंट हमें यहाँ देखना ही पड़ेगा कि और क्या है सर, जैसे महारत्न कंपनी क्या होती है, क्योंकि नवरत्न भी हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी विचार करेंगे। फिलहाल महारत्न कंपनी क्या होती है भैया? महारत्न कंपनी की कंडीशन ये है कि कभी कभी प्रश्न पूछता है इससे कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें महारत्न कंपनी के अंतर्गत आती हैं। चूंकि शर्तें तो वैसे 5 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शर्तों को आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं शर्तों से हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं। तो क्या है? पहले तो यह है कि वह नवरत्न कंपनी हो। जो भी कंपनी नवरत्न होती है वही कंपनी क्या बन सकती है? महारत्न। होता क्या है कि पहले कोई भी कंपनी मिनी रत्न होगी, क्या होगी? मिनी रत्न। फिर उसका दर्जा ऊपर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? नवरत्न। और फिर उसका और ऊपर दर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा? महारत्न, ठीक है ना। तो हम इस कंपनी की जो परिभाषा है, इस ग्रुप में कौन लोग शामिल होते हैं, किस प्रकार की कंपनियां, उस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले वो क्या हो कंडीशन? वह नवरत्न कंपनी हो और वह शेयर बाजार में क्या हो? सूचीबद्ध हो। शेयर बाजार में क्या हो? सूचीबद्ध। शेयर बाजार में सूचीबद्ध मतलब वह सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। क्या हो? सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कोई भी कंपनी सेबी द्वारा जब मान्यता प्राप्त कर लिया जाता है तो उसका अर्थ ही बनता है कि वो शेयर बाजार में क्या हो चुकी है? सूचीबद्ध हो चुकी है, ठीक। साथ ही साथ में ये 2 कंडीशन तो हैं, ठीक है। अब ये जो 3 कंडीशन और हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है और यही परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। किसको लेकर? पहला है टर्नओवर, है ना। टर्नओवर का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि दिन भर में हमने इतना कारोबार किया 100 रुपए का, तो जरूरी नहीं 100 रुपए का कारोबार किया तो 100 रुपए आपका लाभ रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उस 100 रुपए में से हो सकता है कि उसको 10 ही रुपए फायदा हुआ हो, बाकी तो सब कहीं ना कहीं एक तरह का व्यापार का हिस्सा था, ठीक है। तो टर्नओवर का मतलब ये होता है कि पिछले 3 साल में, कितने सालों में? 3 वर्षों में उस कंपनी का टर्नओवर कितना हो? 25,000 करोड़ रुपए। कितना रहा हो? 25,000 करोड़ रुपए। किसका टर्नओवर? जो कंपनी महारत्न कंपनियों में रहती है, ठीक है। पहली कंडीशन नवरत्न, दूसरा है शेयर बाजार, तीसरा है उस कंपनी का टर्नओवर पिछले 3 वर्ष में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का रहा हो। ये औसत है, ठीक है ना। किसी वर्ष कम भी हो सकता है, किसी वर्ष ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तीनों वर्ष मिलाकर ही बात की जाती है। दूसरी कंडीशन है नेटवर्थ की बात करते हैं, नेटवर्थ की, है ना। जो उस कंपनी का नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ की बात करते हैं। निवल शुद्ध आय जिसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में ही समझिएगा। नेटवर्थ वो कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए। कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि टर्नओवर 25,000 और नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए। और ये भी कितने वर्षों में है? ये भी कितने वर्षों की बात है? पिछले 3 वर्षों में। इस प्रकार से कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि नेटवर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में, आपको बहुत अर्थशास्त्र पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से समझिए इस बात को कि प्रायः आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति का नेटवर्थ इतना है, इस व्यक्ति का नेटवर्थ इतना है। प्रायः क्या होता है, जब आपके आय में से कुल खर्चे, है ना, निकाल दिए जाते हैं तो जो आपके पास बचता है प्रायः वह क्या होता है? आपका नेटवर्थ होता है।
तो इसमें अगर आप जाएंगे ना तो बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ें हैं, निवेश करना, कर्ज देना, ईएमआई चुकाना, है ना। तो बहुत अलग ही तरह की चीज़ें हैं ये सब सीए लेवल की चीज़ें हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इसको हैंडल करते हैं भैया, है ना, सामान्य बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप समझिए, जैसे आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है ना, और आपको 10,000 हर महीने जब प्राप्त होंगे तो उसमें से आप क्या करते हो, 5,000 रुपये खाने पर, रूम का रेंट, है ना, फला फला चीज़ों पर खर्च करते हो। कुछ पैसे आप ईएमआई वगैरह, कर्ज वगैरह लिए हो, 5,000 वहाँ से, है ना, वहाँ से के बाद 2,000 वहाँ खर्च करते हो, तो मिला जुला के आपको कितने बच जाते हैं, कुल 3,000 रुपये। तो प्राय ये मान लिया जाता है कि ये 3,000 रुपये आपका क्या है, शुद्ध एक तरह का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ में कई चीज़ें होती हैं, किसी भी कंपनी का नेटवर्थ अलग हो सकता है, व्यक्ति का अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये नेटवर्थ है। तीसरा ये कंडीशन है इसका कि महारत्न कंपनियां पिछले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, नोट डाउन करिएगा इसको, 3 वर्षों में उसका जो लाभ है कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए। कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए। मतलब शुद्ध रूप से देखा जाए तो 25,000 करोड़ रुपए क्या था भैया, इसका था टर्नओवर, है ना, टर्नओवर था। और 15,000 करोड़ रुपए क्या था, 15,000 करोड़ रुपए क्या था, नेटवर्थ था। और 5,000 करोड़ रुपए क्या था, शुद्ध लाभ, है ना, प्रॉफिट की बात करते हैं, शुद्ध लाभ। अगर पिछले 3 वर्षों में ये पांचों कंडीशन रही हो, है ना, तो वह कंपनी क्या मानी जाती है, महारत्न कंपनी मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या था, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक। अब अगला है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। प्रायः समाचार पत्रों में या पेपर्स में ही जब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पूछ देता है ऐसे प्रश्न, है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या सामान्य विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि सर ये शब्द क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो उत्तर कहाँ से दे। बहुत आसान होता है। सरकारी क्षेत्र का उपक्रम का मतलब होता है सरकारी कंपनियां या सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का जो हिस्सा है या उसका मालिक कौन है, सरकार है। तो प्रायः उपक्रम मतलब क्या होता है, यूनिट्स, इकाई की बात करता है, उस क्षेत्र की कंपनियां। किस क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र की कंपनियां। तो अक्सर ये जो उपक्रम शब्द है ना, सामान्यतः हमें देखने को सरकारी कंपनियों के तौर पर देखने को मिलता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का क्या संबंध है, का संबंध किससे है, इस पॉइंट से, निजी क्षेत्र की कंपनियां। मैंने पहले ही कह दिया, सार्वजनिक मतलब क्या होता है, पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या होती है, सरकारें। तो ये तो उत्तर यहीं पर गलत हो जाएगा, है ना। दूसरी स्ट्रेटेजी देखिए उत्तर को समझने का। तीसरा है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, इसको रहने देते हैं। आगे आते हैं कि निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र का स्वामित्व। नहीं, जहां निजी आ गया वहां बात ही खत्म है ना। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि यह निजी क्षेत्र का, इसमें कोई भी स्वामित्व नहीं होता। हाँ, हो सकता है वर्तमान समय में बहुत सारी सरकारी उपक्रम ऐसी कंपनियां हैं जिनका ये माना जाता है कि इसमें सरकार ने कुछ हिस्सा निजी क्षेत्रों को भी दे दिया है, लेकिन हम इसकी परिभाषा पर जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक कंपनी पर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो हम परिभाषा के आधार पर इसका उत्तर तय करेंगे, और इनमें से कोई नहीं। ये जो उत्तर है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, इस प्रश्न या इस शब्द के आधार पर यह जो उत्तर होगा वो 100% क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। तो ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का क्या होता है, अधिकार होता है, उसका स्वामित्व होता है, उसके अधीन होती हैं, उस प्रकार की कंपनियां क्या होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। प्रायः आप इस शब्द के आधार पर आप पीएसयू खास करके इस पर चर्चा होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगर आपको पीएसयू करके भी दे शॉर्ट में एग्जाम में, क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं लिखेगा वो, बल्कि क्या लिखेगा, पीएसयूज, है ना, ये स्मॉल एस लिखेगा। इतना लिख के छोड़ देगा तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है, पांचवा है ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन भुगतान संतुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भुगतान संतुलन हेतु क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। ये जो आपके 6वीं यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक था, उसमें विभिन्न प्रकार के वैश्विक संगठन लिखे गए हैं, साथ ही साथ में व्यापार की बात की गई है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक। आते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन चूंकि ये व्यापार टॉपिक का एक हिस्सा होता है, इस भुगतान संतुलन में पूंजी खाता एवं चालू खाते को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्योंकि ये लेक्चर्स नहीं है,
तो हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी आप समझिए कि अगर आपको प्रश्न आए कि भुगतान संतुलन में क्या होता है, तो आप बता सकते हो पूंजी खाता और चालू खाते से संबंधित जो हिसाब होता है वर्ष का, उसे भुगतान संतुलन के तौर पर जाना जाता है ना। सामान्यतः आपने सुना होगा कि भाई अगर कोई देश ज़्यादा आयात करता है, मतलब वस्तुओं को मंगाता है, तो उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यदि कोई देश ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है, मीन्स बाहर भेजता है, निर्यात करता है, तो उसे कम पैसे मिलते हैं, तो वो तो फायदे की बात है। तो व्यापार भी ना किसी भी देश का ऐसे ही चलता है, हमेशा प्लस में होना चाहिए, मतलब वो देश ज़्यादा निर्यात करना चाहिए, आयात क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो उसी से संबंधित भुगतान संतुलन की भी अवधारणा होती है, लेकिन इसमें और भी चीजें होती हैं, हम अदर एमसीक्यू के जरिए से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, कौन सा ऋण प्रदान करता है, विश्व बैंक करता है? नहीं, विश्व बैंक किसके लिए करता है, एक बात तय कर लीजिए, ये विकास, किसके लिए, विकास, जैसे गरीबी, बेरोजगारी है ना, उनका दूर करना हो, या फिर सामाजिक विकास, संभवतः इसमें क्या माना जाता है, जो सामाजिक विकास होता है उससे संबंधित ऋण कौन देता है, मुख्यतः विश्व बैंक देता है, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है आईएमएफ, इसकी हम बात कर लेते हैं। आईएमएफ क्या देता है, व्यापार से संबंधित, मतलब यदि आपको व्यापार से संबंधित ऋण चाहिए तो आप किसके पास संभवतः जाते हो, आईएमएफ के पास। ये दोनों में बेसिक अंतर है, प्रायः ये देखने को मिलता है जब आप पढ़ेंगे कहीं भी, तो आप ये तय नहीं कर पाते कि सर बेसिक अंतर क्या है। पढ़ तो लिया सब कुछ, विश्व बैंक ये है, आईएमएफ ये है, लेकिन अगर कोई पूछ दे, या सामान्यतः अगर आपको 2 मिनट में इस चीज को रिवाइज करना हो कि बेसिक अंतर क्या है, तो यही है कि विकास से संबंधित, खास तौर पर सामाजिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी, रोड वगैरह निर्माण, है ना, बीमारियों से लड़ने, स्वास्थ्य संबंधी, ये ऋण कौन देता है, विश्व बैंक देता है, जबकि आईएमएफ व्यापार एवं भुगतान संतुलन हेतु ऋण देता है, ठीक है। अगला है सार्क संगठन। सार्क संगठन खास तौर पर ये दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक सहयोग संगठन है, और एशियाई विकास बैंक खास करके ये एशियाई देशों को क्या करता है, ऋण देता है। तो चूंकि भुगतान संतुलन की बात है, इसका जो सबसे करेक्ट उत्तर होगा क्या होगा, इसका होगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, फंड है, कोष बनाया गया है, उस कोष से लोगों को सहायता की जाती है, ठीक है। तो इसका आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए कि ये चीजें क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ चालू खाता, पूंजी खाता है ना, व्यापार की बात है, तो स्वाभाविक है वो कौन करेगा, आईएमएफ करेगा, ठीक। आईएमएफ के बारे में थोड़ा यह है कि इसकी जो मुख्यालय है आपने देखा होगा वाशिंगटन डीसी है ना, और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा है ना, क्रिस्टीना, ये करंट अफेयर्स का है और आपको इससे बने रहना है। क्रिस्टीना क्या है, जॉर्जिवा है, जॉर्जिवा। और इसके कितने सदस्य हैं, 191 है ना, याद रखिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, 191 क्या है इसके सदस्य हैं। और क्या प्रश्न आते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न तो सामान्यतः अभी आएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज में हम आगे इस चीज को कवर कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल नेक्स्ट है विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र की बात है ना, विनिर्माण क्षेत्र, जैसे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक आता है, द्वितीयक आता है, या फिर तृतीयक आता है। तो तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक या फिर चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चूंकि मैंने या फिर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक बात समझ लीजिए, एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का। उसमें यह कहा जाता है कि जो चीज हमें प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होती है, अर्थात जब हम किसी भी वस्तु को पहली बार आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए या आर्थिक क्रियाओं को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अपनाते हैं, तो प्रायः वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे अनाज उगाना है ना, वनों की कटाई करना, याद रखिएगा आर्थिक उद्देश्य छिपा होना चाहिए, है ना, तभी वो अर्थशास्त्र में काउंट होता है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप पता चला कहीं खेती बाड़ी करते हो और वहीं खेती बाड़ी किया, अनाज वगैरह उगाया
और वहीं खा पी गए, सरकार को पता ही नहीं चला। जब सरकार को पता ही नहीं चलेगा तो फिर मतलब क्या है, वो देश में योगदान थोड़ी माना जाएगा कि भाई ये कोई व्यक्ति है भी कि नहीं है, पता नहीं कौन से जंगल में हो, कहाँ मछली, कितना मछली पकड़ रहे हो। ये सब चीजें सरकार की नजर में होनी चाहिए, है ना, संभावित आंकड़ों में रहना चाहिए, है ना, अनुमानतः जो आंकड़े मान लिए जाते हैं उसमें आना चाहिए, है ना। आप कट नहीं सकते सरकारों से, है ना। तो किसमें होता है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से सीधे तौर पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी वस्तुओं को लेते हो। और द्वितीय क्षेत्र में आता है जब इन वस्तुओं को, प्रकृति से जो आपने वस्तुएं ली हैं उसमें रूप परिवर्तन करते हो, साथ ही साथ मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे आपने गेहूं से क्या बना दिया, आटा, तो वो क्या होता है, या मिट्टी से क्या बना दिया आपने, ईंट बना दिया, है ना। तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है कि सेवा क्षेत्र, है ना। सेवा क्षेत्र सामान्यतः जो क्षेत्र हमारा है, जैसे टीचिंग का कार्य। तो विनिर्माण जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल होता है उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे कपड़े बनाने का उद्योग या फिर बिस्किट वगैरह बनाने का उद्योग, है ना, भवन बिल्डिंग्स बनाने का उद्योग, ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बढ़ई। उसी से संबंधित एक और प्रश्न है ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस प्रकार के प्रश्न। बढ़ई मतलब कारपेंटर, है ना। बढ़ई मतलब जो क्या करता है, लकड़ी काटता है, नहीं, लकड़ी काटने वाले को नहीं बोलते, बल्कि लकड़ी से फर्नीचर, है ना, लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा बोला जाता है ना। जो वनों की कटाई करते हैं वो अलग होते हैं। बढ़ई मतलब उस लकड़ी में, उस लकड़ी को नया रूप दे देता है। जैसे आपने गट्ठा लाया लकड़ी का बढ़िया काट के, है ना, उठा के बाहुबली की तरह, और उसको आपने रख दिया, है ना, बेच दिया मार्केट में, तो आपको हो सकता है 100 रुपये मिल जाए। लेकिन उसी लकड़ी को यदि किसी कारपेंटर बढ़ई ने बढ़िया सा कोई फर्नीचर वगैरह बना दिया, कुर्सी वगैरह बना दिया, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रायः इससे आपको पता चल गया होगा कि बढ़ई जो किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, किसमें, है ना। तो बढ़ई जो होगा वो इसमें वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो लकड़ी काटने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि लकड़ी को क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छा रूप देने का, अर्थात उसके मूल्य वृद्धि और उसके रूप परिवर्तन में काम कर रहा है। तो फर्नीचर निर्माण वगैरह जो भी इंडस्ट्री होती है वो किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। तो देखिए ऑप्शन है क्या, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया। चतुर्थक क्षेत्र की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एडवांस तरीके के जो सेवा क्षेत्र वाले होते हैं वो आते हैं। तृतीय क्षेत्र ये भी सेवा से है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बट अगर आप फैक्ट की बात करें, इसका उत्तर जानना चाहें, तो वो क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, बहुत ध्यान से। प्राय ये होता है कि सर इतना आसान प्रश्न है, अगर किसी प्रश्न परीक्षाओं में आता है तो इसका कोई ना कोई तो उत्तर होगा, तो इनमें से कोई नहीं का बात ही नहीं खत्म हो जाती। प्राय क्या होता है, ऊपर आपने देखा कोई ना कोई समझ में लगा दिया, इनमें से कोई नहीं से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं है से ही मतलब होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक, है ना, क्योंकि 2-4 प्रकार के प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है और पता चला ऑप्शन ही गलत टिक हो जाता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अति आत्मविश्वास, इन सब चीजों से आप बचिए, है ना। तो नेक्स्ट है, 7वें के बाद 8वें आते हैं जल्दी से। वर्तमान आरबीआई गवर्नर है, वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन से हैं, वो है शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, सीडी देशमुख, संजय मल्होत्रा। देखिए शशिकांत जो दास थे, शशिकांत जो दास हैं वो पिछले हैं, मतलब 11 दिसंबर के आसपास, 11 दिसंबर 2024 से नए आरबीआई गवर्नर हो चुके हैं, और उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसमें क्या है, करेक्ट उत्तर है। सीडी देशमुख जो थे वो पहले आरबीआई गवर्नर थे, क्या थे, प्रथम आरबीआई गवर्नर थे। और निर्मला सीतारमण जो है वो वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री हैं। तो उत्तर इसका क्या है, आपको 2 जगह कंफ्यूज होंगे, शशिकांत दास या फिर संजय मल्होत्रा, तो इसका वर्तमान है संजय मल्होत्रा। वो क्या है, 26वें नंबर के, है ना, गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के। ठीक है, इससे पहले ये वित्त मंत्रालय में विभिन्न प्रकार के जो पद उन्होंने ग्रहण किया था, खासतौर पर इससे पहले वो वित्त सचिव, वित्त सहायक सचिव के तौर पर कार्य करते थे। ठीक है, तो वहां से प्रश्न नहीं बनेंगे। सामान्यतः संजय मल्होत्रा कौन से नंबर पे, है ना, प्रथम बन जाता है। सीडी देशमुख पिछले कौन थे, है ना, शशिकांत दास। ठीक है, ओके। आरबीआई आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, भारत का केंद्रीय बैंक है ना। आगे पता करेंगे। व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आएगा, याद रखिएगा, व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए ध्यान से समझिए, इसको आप तोड़िए,
बिल्कुल तोड़िए। मैंने कहा था कि अगर कोई आपको अलग लगे तो उसको तोड़िए, वो सब उगलेगा, है ना। तो ये भी उगलेगा। देखिए व्यापारिक मतलब ऐसे बैंक जो व्यापार करते हों। व्यापार कौन करता है? जिसको लाभ कमाना हो, है ना। सामान्यतः व्यक्ति जो समाज सेवा करता है उसको तो हम व्यापारी नहीं कहते। व्यापारी उसे कहते हैं जो सर्विस या किसी भी प्रकार की वस्तुओं को बेचे बनाए, वो क्या होता है? व्यापारी होता है। तो कोई भी ऐसा काम जो लाभ की दृष्टि से किया जाए, है ना। सेवा है, ठीक है, बढ़िया है, समाज सेवा वगैरह अपनी जगह है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था क्या लाभ की दृष्टिकोण से क्या करे, कार्य करे, तो उसे हम सामान्यतः व्यापारी कहते हैं। तो वैसे ही बैंकें भी होती हैं, कुछ संस्थाएं भी होती हैं जो क्या कहती हैं? व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। तो व्यापारिक बैंक अर्थात क्या करेंगे? जब वो आपसे ऋण लेंगे, आपकी जमाओं को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है इस तरह से, है ना, अगर आपको समय नहीं है, नए स्टूडेंट हैं किसी भी प्रकार से, है ना, इस बात को आप तय कर लीजिएगा। ये जो लेक्चर्स है, एमसीक्यू है, वो हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, है ना। तो आपका ये काम है कि इस चीज़ को आप समझते रहें, इसको कंटिन्यू रखें, और साथ ही साथ में जो आपके मित्र बंधु हैं जिन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं, 6वीं यूनिट को लेकर हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ से पढ़ें, तो आप उनको इस बात को सजेस्ट करिएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको इस प्रकार से कोई समस्याएं जो आपकी सारी दूर की जाएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं कि व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हाँ सॉरी, यहाँ हम आपको समझा रहे थे कि जैसे व्यापारिक बैंक आप ही के पैसे को जमा करती हैं 100 रुपए, और उसको क्या करती हैं? दूसरों को 100 रुपए लगभग क्या करती हैं? उधारी दे देती हैं ऋण के रूप में। फिर उससे कितना लेती हैं? 110 रुपए। तो फायदा कितना हुआ? 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का फायदा हो रहा है ऋण के रूप में, है ना, जो जिन्होंने ब्याज दिया है उसको, यही क्या है? व्यापारिक बैंक। फायदे के उद्देश्य से हर संस्थाएं चलती हैं। तो कौन सी नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, नहीं है। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में आती है। पंजाब नेशनल बैंक ये भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी है। एक है इसमें सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक होती हैं, प्रायः ये मान लिया जाता है कि कई व्यक्तियों के सहयोग से इसका गठन होता है, अतः इसका जो उद्देश्य होता है कि जो सदस्य देश होते हैं उन्हीं को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यह जो बैंक है व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आती। अर्थात यह एक प्रकार की सहयोगात्मक बैंक है कि सदस्य जो उसमें हैं उस बैंक के, वह समय समय पर अपने कार्य को, वित्तीय कार्यों को, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु इस प्रकार के बैंकों से जुड़ते हैं और वो अपना कार्य संचालन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के लाभ की कोई बात नहीं की जाती सैद्धांतिक तौर पर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सहकारी बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है खंडेलवाल समिति का संबंध किससे है ना। 2009 में ये समिति बनी थी। कब बनी थी? 2009 में। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। हाँ, बस इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। खाद्य प्रबंधन से, बैंकिंग कर्मियों की दक्षता के सुधार से, शेयर बाजार में निवेश के हितों से, विदेशी मुद्रा भंडार में नियमन के हिसाब से। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार मतलब कौन होता है भाई? संरक्षक कौन होता है इसका? संरक्षक कौन होता है? आरबीआई, है ना। आरबीआई समस्त प्रकार के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, मतलब उसके देख रेख में रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो सरकार के पास होगा, नहीं। अगर सरकार के पास होता तो सरकार का, अब आप समझ ही रहे हैं सरकार क्या करती है ना। अगर उसके हाथ में पैसा बहुत सारा ला के रख दिया जाए तो सरकार में कैसे लोग होते हैं, क्योंकि अच्छे ही लोग होते हैं, तभी तो ये दुनिया टिकी है, ये देश टिका है। फिर भी करप्शन, भ्रष्टाचार जो दिखाई देता है, उससे विश्वास नहीं बनता कि भाई जो भी हमारी विदेशी मुद्रा है वो सरकारों के पास रहे। ठीक है, इसका संरक्षण कौन करता है? आरबीआई, पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति के साथ। ठीक है, और सही भी है, कानूनी रूप से सही भी है, क्योंकि सरकारों में क्या होता है, तत्कालिक होती हैं, बदलाव होता है ना। कोई कब क्या आए, कौन सा निर्णय ले ले, है ना, या निर्णय न ले, भ्रष्टाचार हो जाए तरह तरह के, है ना। तो उन सब संदर्भों में बात नहीं है, आरबीआई ही संरक्षक होता है। फिलहाल इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या है? बैंकिंग कर्मियों की दक्षता में सुधार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग कर्मियों की दक्षता में कैसे सुधार किया जाए ताकि जो बैंक हैं, याद रखिएगा, बैंकिंग कर्मियों, प्रश्न ये नहीं बनेगा कि बैंकिंग सुधार में, याद रखिएगा, वो सीधे सीधे आपसे यही प्रश्न जब भी ये पूछा गया है, यही पूछा गया है कि बैंकिंग कर्मियों मतलब बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की दक्षता
उनकी इफिशियंसी में सुधार की बात है कि वो कम समय में कितना बेहतर काम कर सकते हैं, इस पर ये सुझाव देती है समिति। कौन सी? खंडेलवाल समिति, ठीक है ना। तो बैंक के कर्मचारियों में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, माहौल कैसे अच्छा हो सकता है, इसी पर यह क्या काम करती है। 2009 में ये समिति गठित हुई थी। जैसे आपने देखा होगा पहले हर रविवार को ही बैंक बंद होती थी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, सैटरडे और संडे को बैंक बंद हुई। तो नहीं, ये कहा गया कि नहीं, ये तो गलत है ना, 2 दिन कैसे छुट्टी होगी। फिर किसी भी महीने में सेकेंड और फोर्थ जो सैटरडे होता है उस पर क्या होती है, बैंकें बंद होती हैं। तो ये सब तमाम तरह की जो संशोधन समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं, प्रक्रियाएं, इससे किसी भी संस्था में क्या होता है, सुधार एवं विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? देखिए, मौद्रिक नीति वह नीति होती है, कैसी नीति, जो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। यही से प्रश्न बनता है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, कितने कितने महीनों पर? प्राय मान लिया जाता है प्रत्येक 3 महीनों पर एक बैठक होती है आरबीआई में, और आरबीआई यह तय करती है कि मौद्रिक नीति क्या होगी। साथ ही साथ में मौद्रिक नीति में सरकार के भी सदस्य होते हैं, है ना। सरकार के भी सदस्य, ऐसा नहीं कि पूरा आरबीआई के अधिकारी ही रहें, गवर्नर निर्णय ले ले, नहीं। सरकार प्लस आरबीआई के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, 3-3 के अनुपात में, और एक होता है क्या, गवर्नर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय बैंक। चूंकि मौद्रिक नीति प्रत्येक देश में, वर्तमान में तो सभी देशों में बैंक हैं, बैंकिंग नियमों का संचालन होता है, तो प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होते हैं, और उसी केंद्रीय बैंक के अंडर में बहुत सारे क्या होते हैं, अन्य व्यापारिक, निजी, है ना, सहकारी, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंकें हर देश में होती हैं। तो वैसे ही किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है ना, वही क्या होता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो हमारे देश में कौन है केंद्रीय बैंक? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है ना। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रायः हम सिंपल शब्दों में कहें कि जो महंगाई है या जो मंदी है उसका विनियमन करना, मतलब उसको कंट्रोल करना, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति को क्या करना, का विनियमन करना। यदि देश में महंगाई ज़्यादा है तो मुद्रा की आपूर्ति कम करिए, उस महंगाई को कम करिए। यदि मुद्रास्फीति बहुत कम है, मंदी की ओर है, तो आरबीआई का ये कर्तव्य होता है कि उस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करे। तो इससे संबंधित अभी बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, सब क्लियर होगा, है ना, एमसीक्यूज के जरिए। बस यह है कि 2-4 अगर हम ये पकड़ रहे हैं कि 10 से 15 एमसीक्यूज भी आ गए अगर आरबीआई से, है ना, मान लीजिए, ये तो कम बता रहा हूँ, फिर भी आपको सारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। उससे ज़्यादा आएंगे तो आपका रिविजन होगा, है ना, आपको अलग से समय रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या समस्या है ना। घंटे 1.5 घंटे आप इस यूनिट पे दीजिए फिलहाल, है ना। मध्य प्रदेश जो भी है चीजें सब क्लियर होंगी। आगे है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आ ही गया, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी मैंने चर्चा की, विदेशी व्यापार का विनियमन करना, विदेशी व्यापार का विनियमन करना, मुद्रा की आपूर्ति का विनियमन करना, और योजनाओं का क्या करना, क्रियान्वयन करना या उपयोग सभी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये जो तीनों चीजें हैं वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। मतलब कैसे, जरा समझिएगा। विदेशी व्यापार का विनियमन करना मतलब कभी कभी क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर आरबीआई जो होती है विदेशी व्यापारों का विनियमन भी कर सकती है। मतलब उसे अगर प्रोत्साहित करना है तो वह अपने ब्याज दरों में, किसमें, ब्याज दरों में, विभिन्न प्रकार की जो ब्याज दरें होती हैं, मैं सब पे चर्चा करूंगा। बैंक दर क्या होती है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सब पे चर्चा होने वाली है ना एमसीक्यू के माध्यम से। ब्याज दरों में उतार या चढ़ाव के जरिए विदेशी विनिमय को क्या कर सकती है, प्रभावित करती है। प्रायः यह माना जाता है जब व्यापारियों को पैसे की आवश्यकता होती है, कंपनियों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों के जरिए इसको प्रभावित करता है। मुद्रा की आपूर्ति, भाई आपूर्ति क्या होगी, एकदम समझ लीजिए एक एक शब्द को। आपूर्ति यदि किसी भी वस्तु की ज्यादा होगी या मुद्रा की होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मूल्य कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं,
ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? महंगाई या मुद्रास्फीति। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदोगे, जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदोगे तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा कम ही रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्रास्फीति है वो क्या रहे? कंट्रोल में रहे। यदि लगेगा कि नहीं अब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आरबीआई जो होता है मुद्रा की आपूर्ति वो क्या करता है? बढ़ा देता है। ये कैसे बढ़ाता है? नए नोटों को छापकर ब्याज दरों में क्या करता है? कमी कर कर बढ़ाकर इस तरह से विनियमन करता है। ठीक है, हर चीज क्लियर होने वाली है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, आप एकदम क्लियर रहिएगा, आश्वस्त रहिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस जो आपकी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के एमसीक्यूज, कोई भी लेक्चर हो, वो छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। योजना क्रियान्वयन, योजना क्रियान्वयन बिल्कुल, यदि आरबीआई मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रा की आपूर्ति या फिर को कंट्रोल न करे या अधिक बढ़ा दे या कम कर दे तो योजनाएं क्या होंगी? प्रभावित तो होंगी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह काम करती है, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं। क्रियान्वयन तो प्रायः सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसका हिस्सा होता है कि योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, इस तरह से वो रणनीतियां बना सकती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के तौर पर इसको मानेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत किन जिलों में सर्वाधिक औद्योगिक विकास संपन्न हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये कहीं रटा रटाया नहीं है, लेकिन इसी से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत किन जिलों में जिले आपको दिए गए हैं ऑप्शन में, सर्वाधिक औद्योगिक विकास संपन्न हुआ है। मतलब ये जो बंच है, आपको ग्रुप दिया गया है ABCD के फॉर्म में, इस बंच में आपको ग्रुप में बताना है कि इस अपेक्षाकृत मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण सर्वाधिक हुआ है। तो भाई कहाँ हुआ है? देखिए, कटनी है, इसमें मंडला है और सागर है। इन तीनों में मिलाकर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक इंडस्ट्री जो है वो प्राय कटनी जिले में मानी जाती है ना, जहां से उत्खनन वगैरह का काम होता है, और भी इंडस्ट्री है, विनिर्माण के कार्य होते हैं। इसके बाद है दूसरे में इंदौर है, उज्जैन है और खंडवा है। इंदौर अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ ही साथ में जब उज्जैन जुड़ा है तो ये कहीं ना कहीं जोड़ीदार हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके बाद है छतरपुर, पन्ना, कटनी। इसमें कोई विशेष, कटनी को छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत तो बाकी इन दोनों जिलों में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। पन्ना में हीरे से संबंधित कारोबार का है। उसके बाद डिंडोरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है, और जबलपुर में है, दतिया में भी क्या है? बहुत कम है। तो मिला जुला के अगर आप इस ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें 2 जिले ऐसे आते हैं जिसमें अच्छा खासा जो औद्योगिकरण हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा इस दृष्टिकोण से कौन सा माना जाएगा? इंदौर। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आयोग क्यों करता है, ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चे को ये ना लगे कि तथ्यात्मक जानकारी ही पढ़नी है, रटना है, ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हम आपको डालेंगे, जो किसी भी किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारी चीजों को जब आप पढ़ लिख लेंगे इस आधार पर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश के रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है ना? रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, 7वां स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान। पहला स्थान मैं आपको बता दूं कौन है? उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का आता है। और मध्य प्रदेश में चौथा स्थान है। लगभग 51-88 किलोमीटर, मतलब 5188 किलोमीटर का पूरा रेलवे ट्रैक है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क, चौथा स्थान, याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करने वाला जिला है। बहुत अच्छा, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करने वाला जिला, याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा दोनों की बात है, केवल वस्तु की बात नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा जिला हो जहां पर केवल वस्तुएं, माइनिंग का, कोयले का, है ना, बॉक्साइड का उत्पादन होता हो, लेकिन सर्विस का तो नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि वस्तु और सेवा दोनों मिलाकर। तो भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है। चूंकि आपको पता है कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं, भोपाल और इंदौर, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? औद्योगिक एरिया है, उनका आकार क्या है? बहुत बड़ा है।
लेकिन ऑप्शन तुलनात्मक रूप से जाएंगे तो आपको इसका उत्तर करेक्ट क्या मिलेगा, इंदौर मिलेगा। सेकंड पे आता है कौन सा, भोपाल आता है, तीसरे पे जबलपुर और चौथे पे कौन आता है, ग्वालियर आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात करता है, याद रखिएगा निर्यात की बात है, यहाँ पर एक प्रश्न और छिपा है इसमें उत्तर में, निर्यात की बात है कि किस जगह का जो वस्तु और सेवा है उसको निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब देश के बाहर, तो देश के बाहर कौन किया जाता है, जो इंदौर जो सेज एरिया है उसके आसपास के भी जिलों को समाहित कर दिया जाए, या इंदौर में ही इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि यहाँ से चीजें क्या जाती हैं, बाहर की तरफ या विदेशों में निर्यात की जाती हैं। ठीक है, तो ये उसका उत्तर है आपको इंदौर। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, निर्यात है ये कीवर्ड के तौर पर काम कर रहा है, सामान्य नहीं है प्रश्न। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, अनूपपुर जिले में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये है भैया जबलपुर, कहाँ है, जेबीपी जबलपुर में है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, बीपीएल, बीपीएल मतलब भोपाल, है ना। और एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय इग्निटू, ये कहाँ है, अमरकंटक, बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है ये अमरकंटक, या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं है। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये अमरकंटक में है, और अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर जिले में है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया। नेक्स्ट है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला मूंगफली का उत्पादन नहीं करता, कौन सा जिला मूंगफली का उत्पादन नहीं करता। देखिए, यह तब आप उसका उत्तर दे सकते हो जब आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी हो, है ना, या ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, मिट्टी और जिलों के संदर्भ में जिला तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जब कोई बच्चा पढ़ता है मध्य प्रदेश से संबंधित या सिलेबस वगैरह, तो इतना तो जानकारी होती है कि कौन सा जिला कहाँ है। तो ये जो प्रश्न है वो मैपिंग को ही या मैप बेस पर ही है, और अगर आपकी मैपिंग अच्छी है या नहीं भी है फिर भी हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे किसी मैप पर आधारित, है ना, कोई भी क्वेश्चन जिला को गेस किया जाता है। देखिए, मूंगफली का उत्पादन नहीं करता, याद रखिएगा पहले उत्पादन नहीं करता करके। मूंगफली जो फसल है प्रायः भुरभुरी या काली मिट्टी में उत्पादित की जाती है। तो अब आप समझिए कि भुरभुरी और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सामान्यतः, ये जो है ये मालवा जो पठार है वहाँ है, साथ ही साथ में मालवा का जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ पर इस प्रकार का, पश्चिमी और उत्तरी पार्ट में इस प्रकार की मिट्टी है। तो वहाँ पर स्थित जो भी जिले होंगे क्या करते होंगे, मूंगफली का उत्पादन करते होंगे। तो इस पार्ट में ना होकर किसी दूसरे पार्ट में जो भी जिला होगा क्षेत्र में वो उसका उत्तर माना जाएगा, है ना। तो छिंदवाड़ा लगभग है ना, कम है उत्पादन लेकिन माना जाता है। खरगोन तो अपने आप में काली मिट्टी वाला क्षेत्र ही है। रीवा है, रतलाम है, तो ये रतलाम, खरगोन और छिंदवाड़ा अगर आप ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें, है ना, ये मैप है आपको मध्य प्रदेश का, तो कहाँ है भैया, छिंदवाड़ा ये रहा और खरगोन ये रहा ऊपर की तरफ, और रतलाम यहाँ रहा, है ना, इंदौर रतलाम के बीच यहाँ रहा रतलाम। तो ये लगभग एक ही एरिया में है। और एक जो है वो कहाँ है, रीवा, है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व की तरफ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रीवा, जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन नहीं हुआ। अब दो चार खेत क्यारी है, कहीं कोई उत्पादन करके बता दे भैया देखिए आपका जो प्रश्न हुआ उत्तर है गलत है, ऐसा नहीं होता ना। सरकार के दृष्टिकोण में होना चाहिए। दो चार गमलों में अगर आपने उगा लिया, क्यारी में उगा लिया, ऐसे नहीं होता है ना, बड़े स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, धार। इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता दूं, धार। धार जो है इंदौर के पास है जिला, और ये जो होता है धार, इंदौर भी साथ साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, या इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र हिंदी में कहा जाता है। साथ ही साथ में ये पूछा जाता है कि सर ये स्टेट इकोनॉमिक जोन है क्या, है ना। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका जो उद्देश्य अगर हम देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। उद्देश्य क्या होता है कि सरकार द्वारा राज्य में एक ऐसा क्षेत्र चुन लिया जाता है जहां पर
औद्योगिकरण को, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को लगाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। अर्थात आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा जहां पर कोई भी व्यापारी या निवेशक को अगर इंडस्ट्री लगानी है तो वो आसानी से लगाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो मूलभूत इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा उपलब्ध कराएगा, है ना, परिवहन होगा, यहाँ पर परिवहन की क्या होगी, सुविधा होगी। जो कर है, टैक्स की जो दरें हैं, कर की दरें भी क्या होती हैं, शुरुआत में कम होती हैं और बाद में भी ये मान लिया जाता है अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों से कम होती है। फिर कभी कभी माफ भी कर दिया जाता है कि 5 साल के लिए आप टैक्स मत दीजिएगा, है ना। जब इतनी सारी सुविधाएं, साथ ही साथ में ये मार्केट भी होता है यहाँ पर, साथ ही साथ में जब इतनी बड़ी सुविधाएं अगर आपको मिले, है ना, रोजगार के लिए यहाँ पर लोग भी आते हैं, है ना, उनका संरक्षण होता है। तो जब इतनी चीजें एक ही स्थान पर मिले तो कोई भी जो उद्योगपति होता है वो प्रोत्साहित होता है कि चलो भैया हम इंदौर, धार, ये जो एरिया है वहाँ पर क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्री है ना, रोज नई इंडस्ट्रियों का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थापना, शुरुआत भी हो रही है। तो ये जो होता है खास तौर पर सेज के अंतर्गत आता है। एक चीज और है इसमें कि सेज का एक इसमें होता है निर्यात, है ना, कि जो भी चीजों का उत्पादन होता है प्रायः क्या किया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। इस पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि सेज का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं प्रायः निर्यात किया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। ठीक, इन पॉइंटों को आप जरूर नोट करिएगा, ये सब आगे काम आने वाले हैं, यहीं से प्रश्न हमेशा बनते हैं। अगला है अप्रैल है, मध्य प्रदेश राज्य हेतु एमएसएमई, है ना, मध्य प्रदेश राज्य हेतु एमएसएमई विभाग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2017, अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2016 हो गया है, मान लीजिए अक्टूबर 2018 होगा, और यह है अप्रैल 2016। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है अप्रैल 2016 है। अब इसका क्या है, एमएसएमई छोटे सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योगों का एक संगठन है, एक विभाग है जो विभिन्न प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कोई भी अगर छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर, लघु स्तर पर या मध्यम स्तर पर यदि आपको इंडस्ट्री लगानी है तो यहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ में यह ये भी देखती है कि जो एमएसएमई उद्योग पहले से स्थापित हैं उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उनको सुधारा जाए और कैसे इनको प्रोत्साहित दिया जाए। ठीक है, तो इस विभाग का यह क्या है, कार्य है। ठीक, एमएसएमई की क्या परिभाषाएं होती हैं वो हम आगे बने रहिएगा तो हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे उस पर। सेल है ना, सेल की नई इकाई प्रस्तावित है। सेल क्या करता है, सेल जो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो स्टील से संबंधित जो भी उत्पादन होता है वो सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। भोपाल, गुना, बैतूल, जबलपुर, याद रखिएगा प्रस्तावित की बात है, लगने वाला है, ये भी थोड़ा समय है, 2 या 3, मतलब ये 26 के आसपास का ये है कि कंप्लीट होगा, शुरुआत होने, उत्पादन होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो वो कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये प्रश्न करंट अफेयर्स में हमेशा बनेगा, 2-3 सालों तक तो ये बनना ही है। तो जबलपुर में सेल की नई इकाई क्या है, प्रस्तावित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग से संबंधित सतना फैक्ट्री, है ना, सतना फैक्ट्री, चूंकि सतना, कटनी, है ना, और जो आसपास के जिले हैं या एरियाज हैं वहां पर सीमेंट का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सतना फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1961, 1960, 63 या फिर 59। तो इसका करेक्ट उत्तर है 1959। याद रखिएगा 1959 में सीमेंट उद्योग आधारित फैक्ट्री जो सतना फैक्ट्री है वह सतना जिले में है, उसकी स्थापना हुई थी। एक प्रश्न और बन सकता है कि यह किस विशेष कंपनी की इकाई है, तो वो बिरला ग्रुप का है। किसका है? बिरला ग्रुप की ये फैक्ट्री थी, है ना, बिरला ग्रुप की फैक्ट्री थी, 1959 में सतना फैक्ट्री के नाम से स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के उद्देश्य में शामिल है। डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। डिजिटल इंडिया के उद्देश्य में या उद्देश्यों में शामिल है तीव्र संचार सुविधा। डिजिटल इंडिया हम आप सब जानते हैं, हम जो आपको पढ़ा पा रहे हैं, जो आप पढ़ पा रहे हो, हम दोनों के बीच में हो सकता है दूरियां बहुत हो,
लेकिन इन दूरियों को कम करने का ये जो कार्यक्रम है कौन है, डिजिटल इंडिया। इन्हीं के प्रसाद से, आशीर्वाद से ही हम और आप जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताइएगा कि हम और आपके बीच में जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है क्या इस उद्देश्यों में शामिल है या नहीं है। तीव्र संचार सुविधा, तीव्र संचार सुविधा बिल्कुल है ना, तेजी से हम और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। बिल्कुल, बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग से ये संभव ही नहीं है। दूसरा है ना, उसके भी उद्देश्यों को बढ़ावा देना है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है कि सेवा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। ये भी डिजिटल इंडिया का क्या है, उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, ओके। चौथा है, अगला है 23 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, याद रखिएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा है। मतलब ऐसी संस्था जो वित्तीय तो हो लेकिन बैंक ना हो। कैसी संस्था, ऐसी कंपनी जो वित्तीय कंपनी हो परंतु वो बैंक ना हो। याद रखिएगा वित्तीय का मतलब पैसों के लेन देन से संबंधित जो भी कार्य हो, तो पैसों से लेन देन से संबंधित कार्य कौन करता है, बैंक करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो पैसों का लेन देन करती हैं। ठीक है, तो वो कौन, जो संस्थाएं होती हैं प्रायः हम उनको क्या समझते हैं, NBFC, ये NBFC। ठीक है, ठीक है ना, नॉन बैंकिंग। तो कौन है, उत्तर पे आइएगा। प्रश्न को आपने समझ लिया, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बैंक नहीं होते। ठीक है ना, देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, वित्तीय संस्था भी है, बैंक भी है। याद रखिएगा आपको उत्तर चुनना है क्या है, वित्तीय संस्था तो सभी होंगी लेकिन बैंक नहीं होंगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक शब्द नाम में ही जुड़ा है तो बैंक तो है ही, सब जानते हैं व्यापारिक बैंक का एक हिस्सा है। सिडबी, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब छोटे उद्योगों को ऋण देने या वित्तीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बैंक के तौर पर वर्तमान में काम करता है। इडबी, IDBI, ठीक है ना, ये भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, एक प्रकार का बैंक है। ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह, उनको ये क्या करती है, ऋण देती है। इसका उद्देश्य तो यही था, लेकिन वर्तमान में ये किसी भी व्यक्तिगत तौर पर भी ऋण को प्रदान करती है, मतलब सामान्य व्यापारिक बैंक की तरह कार्य करने लग गई है। आता है महिंद्रा फाइनेंस, है ना, इसमें किसी भी प्रकार का बैंक शब्द नहीं है, हो सकता है बिल्कुल आप इस चीज से पकड़ लें लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो महिंद्रा फाइनेंस जो है वो NBFC का क्या है, हिस्सा है। इसके अलावा आपने देखा होगा श्रीराम फाइनेंस, है ना, तमाम तरह के, जब आप सड़कों पर चलेंगे, है ना, किसी सर्विस सेक्टर वाली जो सड़कें होती हैं, है ना, शहर के किसी भी छोटे शहर की जो मुख्य सड़क होती है, तो वहां पर आपको तमाम तरह की NBFC फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां आपको दिखती हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, सब NBFC हैं। काम बैंकों वाले करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे NBFC का मैं बता दूं आपको कि वह बचत खाता वगैरह नहीं खोलते। सामान्यतः यह माना जाता है कि वह अधिक ब्याज दरों पर आपको आसानी से क्या करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। ये तो हो चुका है, 23 नंबर था। ठीक है, 24 पे आइए। 24 है, वर्तमान में कोई भी वित्तीय संस्था तब निजी क्षेत्र का बैंक लाइसेंस प्राप्त करती है जब वह, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इससे देखिएगा कितना आपका जो अवधारणा है इस विषय पर बैंकिंग के क्षेत्र में वो कितना क्लियर होगा। देखिए नई बात का पता चलने वाला है आपको। कोई भी वित्तीय संस्था है, मान लीजिए आपकी कोई भी एक वित्तीय संस्था है, उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस की बात करें, है ना, जैसे बजाज फाइनेंस, कोई भी वित्तीय संस्था तब निजी क्षेत्र के बैंक का यदि इस वित्तीय संस्था को, अर्थात इस NBFC को यदि निजी बैंक बनना है, क्या बनना है, निजी बैंक बनना है,
जैसे अगर आप कहो कि सर आप आरबीआई के पास जाओ और कहो कि भैया हमको निजी बैंक का लाइसेंस दे दो, तो वैसे लाइसेंस नहीं देगी, वो कुछ टर्म एंड कंडीशन रखती है, जिसमें से एक कंडीशन हम यहाँ समझेंगे। वो कहेगी कि पहले आप एनबीएफसी के रूप में कार्य कर रहे थे, आपका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बढ़िया है, तब हम आपको निजी बैंक बनाएंगे। तो ठीक यही प्रश्न में भी है, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस है, उसको निजी बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक के रूप में बनना है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या होगी, लाइसेंस प्राप्त करेगी जब वह विदेशी कंपनी हो। नहीं, ये कंडीशन नहीं है कि विदेशी हो चाहे देशी हो, उससे थोड़ी मतलब है ना। कोई भी फाइनेंस कंपनी, कोई भी वित्तीय संस्था निजी बैंक तब बन सकती है जब वह क्या हो, विदेशी कंपनी हो। नहीं, ये कंडीशन नहीं। 50% विदेशी निवेश हो, ये भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि 50% हो, 60% हो, कुछ भी नहीं। वह एनबीएफसी के रूप में कार्यरत हो और पूर्ण व्यक्तिगत निवेश हो। नहीं, पूर्ण व्यक्तिगत निवेश नहीं होना चाहिए। पता चला कि एक ही व्यक्ति क्या करता है, आता है बहुत सारा पैसा लेके, अडानी अंबानी जैसे हैं, वो आए बोले कि भैया हम एक बैंक खोलना चाहते हैं, आरबीआई हमको क्या करो, आप लाइसेंस दो। तो आरबीआई ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस नहीं देता, कहेगा कि हो सकता है कि इसके पास इतना पैसा है, ये बैंक खोलेगा, दूसरों को जमाओं को स्वीकार करेगा, लोग भर भर के अधिक लाभ की आशा में इसके पास जमा करेंगे और लेके क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा। तो क्या होगा, वैसे ही भागे पड़े हैं, जो भागे हैं वो आए ही नहीं आज तक, है ना। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, पता नहीं कौन कौन है, उनके नाम तो याद ही रहते हैं, भले से किसी के ना हो, है ना। तो क्या है, पूर्ण स्वामित्व निवेश हो। नहीं, सभी का निवेश होना चाहिए, कई प्रकार के निवेशक हो, कई निवेशक हों तो माना जाता है। मतलब ये भी उत्तर क्या है, गलत है। मतलब ये तीन कंडीशन किसी भी प्रकार से किसी भी वित्तीय संस्था को निजी बैंक बनने नहीं देगी। तो बनने क्या देगी, इस पर आते हैं, एनबीएफसी के रूप में कार्यरत हो। जो मैंने पहले बात की कि इस बजाज फाइनेंस तभी निजी बैंक बनाया जाएगा जब वो एनबीएफसी के रूप में क्या हो, कार्य कर रही हो। मतलब महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस के रूप में ये जो कंपनियां आपको दिखाई देती हैं, संस्थाएं, यह निजी बैंक बन सकती हैं, बजाय कि इसके अलावा और भी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करें। ठीक है, अगला है स्थिर वर्ष एवं चालू वर्ष का जो अंतर होता है वो मुख्यतः क्या प्रदर्शित करता है। देखिएगा, एक शब्द है स्थिर वर्ष और एक वर्ष है चालू वर्ष। मैं बता दूं, चालू वर्ष मतलब जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2024 और 25, ये चालू वर्ष है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये क्या है, 2025 तक, ये आपका क्या है, चालू वर्ष है वर्तमान में। साथ ही साथ में स्थिर वर्ष इस वर्तमान में है 2015 और 16। यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं कि वर्तमान में स्थिर वर्ष क्या है। तो वर्तमान का स्थिर वर्ष क्या है, 2015-16। या इससे पहले भारत सरकार ने, ये सरकार का काम है, भारत सरकार ने किस वर्ष को स्थिर वर्ष माना था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2011 और 12, 2011-12 को, इससे पूर्व, इससे पहले स्थिर वर्ष माना गया था। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, 2015-16। ठीक है, अब ये स्थिर वर्ष या चालू वर्ष, मतलब आप ये देखिए 2015-16 और 2024-25 के मध्य जो भी आपको वर्ष दिख रहे हैं, 9 वर्षों का जो अंतराल है, लगभग 8-9 वर्षों का, ये क्यों है, ये क्या प्रदर्शित करता है ना। जैसे हम सामान्यतः कहते हैं, इस चीज को समझिएगा कि 2015-16 में कोई भी वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, और 2025 में वह वस्तु कितनी की हो गई, 24-25 में 150 रुपए की। तो ये क्या अंतर है भैया, ये अंतर है 50 रुपए का। ये अंतर हुआ ना 50 रुपए का, कि 100 रुपए की कोई वस्तु 2015-16 में थी, आज 2024-25 में कितनी हो गई, 50 रुपए की, 150 रुपए की। तो जो अंतर है ये कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। यही अंतर प्रदर्शित करता है इन दोनों वर्षों में किसी भी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कितना अंतर है। सामान्य तौर पर इस चीज को आपको समझना है, अंतर तो और भी चीजें हैं, फिलहाल आप इसको समझिए, तब प्रश्न को आप समझ पाएंगे और इससे संबंधित और भी उत्तरों को दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, समानता आपको देखने में क्या लग रहा है, 100 रुपए की वस्तु आज कितनी की हो गई है, 150 रुपए की, तो 50 रुपए क्या हुई है, महंगी हुई है। ठीक है ना, सामान्यतः ये माना जाता है कि ये महंगाई को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, महंगाई को मापने का एक जरिया है स्थिर वर्ष और चालू वर्ष के मूल्यों के बीच में क्या करना, गणना करना। ठीक है ना, हो सकता हो ये महंगाई करों के बढ़ने से हुई हो, दरों के बढ़ जाने से कारण से भी हुई हो, है ना। तो इसमें अशुद्धियां तो रहती ही रहती हैं। फिलहाल
विकास दरों को नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिक उत्पादन को कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रश्न के आधार पर हम मानेंगे नहीं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं करती। ठीक है, मुद्रास्फीति में वृद्धि को, हाँ, ये जो आपको हमने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल के आधार पर यह मान लिया जाता है कि मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि हुई है। कोई भी वस्तु उस जमाने से 2015-16 से आज 2024-25 के मध्य कितने रुपए की हुई है, इसको अगर आपको जानना हो तो स्थिर वर्ष और चालू वर्ष के बीच का आप अंतर देख लीजिए मूल्यों के आधार पर, है ना, कोई भी वस्तु कोई भी सेवा हो। नेक्स्ट है बेसेल मानक क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसेल मानक क्या है। बेसेल जो है, या बेसल भी कहीं कहीं, बेसल जो है वो स्विट्जरलैंड, कहां पर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड का एक शहर है। समय समय पर वहां पर अंतरराष्ट्रीय जो बैंक, जितने भी केंद्रीय बैंक हैं विश्व के, उनके जो हेड होते हैं, गवर्नर वगैरह या वित्त मंत्री भी जा सकते हैं, उनका एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में तय होते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक। क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक। कभी कभी प्रश्न बनता है कि बेसल मानक क्या है, तो बेसल मानक क्या है समानतः इस आधार पर राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, नहीं, राष्ट्रीय प्रश्न है तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, विश्व बैंक, नहीं, विश्व बैंक से नहीं मतलब है, अप्रत्यक्ष तौर पर तो है लेकिन उत्तर में नहीं होगा। विकास दरों के मापन से, नहीं, इससे भी नहीं है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली। सीधा पूछेगा कि बेसल मानक का क्या उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाना। क्या लाना, स्थिरता लाना। मतलब सिंपल और सरल शब्दों में बेसल मानक ये तय करता है कि विश्व में कोई भी केंद्रीय बैंक मनमाने ढंग से काम न करे, जिसके वजह से एक दूसरे देश में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने को मिलता होगा, अभी हाल ही की घटना है, आप समझ लीजिए, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब बने हैं और उन्होंने ब्याज दरों में, अर्थात बैंकिंग अपनी प्रणाली में कुछ सुधार करने की बात की है। मतलब उनके आधार पर तो सुधार है, मतलब ब्याज दरों में सीधे कहूं तो बढ़ोतरी की बात की है। और इससे भारत में कई उद्योगपति, यहाँ की सरकारों में थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ है कि अब क्या करेंगे। मतलब यदि एक देश का होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देश होना चाहिए, है ना, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह ज़्यादा होना चाहिए। कोई मजबूत देश यदि अपनी बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन करता है तो उससे संबंध रखने वाले समस्त देश क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अपने फायदे के लिए प्रायः दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के नुकसान से अन्य देश बचें, कोई देश अपनी मनमानी न करे, तो इससे संबंधित जो मानक होते हैं वो क्या होते हैं, बेसेल मानक होते हैं। इसमें समय समय पर 5, 10, 15 सालों पर भी हो जाता है कि बैठक होती है जिसमें सारी चीजें तय की जाती हैं। ठीक है, तो बेसेल मानक में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को स्थिर रखने एवं संतुलित रखने पे हमेशा क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 27, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि किस में सर्वाधिक है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था अर्थात क्या है, राष्ट्रीय आय 100% है या 100 है, मान लीजिए, प्रतिशत के हिसाब से हम जाएंगे क्योंकि हमको आंकड़ों पर बल देना है। ठीक है, 100% है तो किसका हिस्सा इस 100% में सबसे ज्यादा है, बस प्रश्न यही है। तो समझिएगा, लगभग प्राथमिक क्षेत्र का 17.7% है और इसका है 17.7% है ना, इस राष्ट्रीय आय का योगदान में, और है इसका 27.6% है और 54.7% किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। मतलब तृतीय क्षेत्र का 54.7 और इसका कितना है 34, 14, 18 है ना, 8, हाँ ठीक है, 27/6 17, 27, 54, ठीक है, 100% के आसपास आ जाएगा लगभग। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका क्या है, योगदान है। तो सबसे ज्यादा किसका है भैया, तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट है
भारतीय आयात निर्यात बैंक है ना, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975, 1977, 82, 91। इसका करेक्ट उत्तर है 1982। अब प्रश्न ये है कि नाम में ही ये छुपा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, पिछले प्रश्नों की भांति या आने वाले प्रश्नों की भांति। भारतीय आयात निर्यात बैंक, ऐसा बैंक जो आयात निर्यात से संबंधित हो, मतलब ये आयात निर्यात नहीं करता, बल्कि यदि किसी भी व्यापारी को, किसी भी कंपनी को आयात निर्यात हेतु वित्तीय सुविधाओं की जरूरत है, ऋणों की जरूरत है खासतौर पर, तो यह बैंक ऐसी स्थिति में आपको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। किन लोगों को? जो व्यक्ति आयात निर्यात या जो संस्था या जो कंपनियां आयात निर्यात करना चाहती हैं। ठीक है, तो 19 कब है? 1982, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? व्यापारिक साझेदार का मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसके साथ आपका निर्यात और क्या हो, आयात, दोनों मिलाकर पैसे में क्या हो, सबसे ज्यादा हो। ठीक है ना, तो ये जो हम आपको पैसा बता रहे हैं लगभग 118 करोड़ रुपए के आसपास है, 118 बिलियन है, सॉरी 118 बिलियन है ना, बिलियन डॉलर की बात है। 118 बिलियन डॉलर किसके साथ है? आयात और निर्यात दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा किसके साथ है? चीन, यूएसए, रूस, जर्मनी। तो किसके साथ है? आपको लग रहा होगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन वर्तमान समय में जब हम बात कर रहे हैं जून 2024 के बाद, किसके बाद? ध्यान से समझिएगा, जून 2024 के बाद ये इसका करेक्ट उत्तर माना जाएगा क्या? चीन। ठीक है ना, चीन के साथ वर्तमान में हम सबसे ज्यादा आयात निर्यात कर रहे हैं। इससे पहले कौन था? क्योंकि इतना एग्जैक्ट पॉइंट है, 2021, 22, 23 तक भी कौन था भाई? कौन था? यूएसए था। ठीक है ना, लेकिन आगे भी संभावना है, इस बात को हम आपको अपडेट जरूर करा देंगे कि यूएसए होने वाला है। फिलहाल जब तक कोई अपडेशन नहीं आता तब तक आप इसका उत्तर चीन ही लगाएंगे। ठीक है ना, चीन को मानिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20, कौन सा? G20 सम्मेलन में मूलतः सदस्य देशों की प्रकृति होती है। किस प्रकार के देश इसमें G20 में शामिल होते हैं? ठीक है ना, G20 का भी हाल ही में सम्मेलन हुआ 2023 का। ठीक है ना, कहाँ हुआ? भारत। ठीक है ना, और 2000 अगले वर्ष होने वाला है, मतलब अभी तो 24 में कहाँ हुआ? मतलब भारत में पिछले वर्ष हुआ था, अभी रियो डो जेनेरो है ना, रियो डी जेनेरो है ना, रियो डो जेनेरो में हुआ। अगली बार अफ्रीका में है उसके आगे। फिलहाल आते हैं, मूलतः किस प्रकार के सदस्य होते हैं? यह इस सम्मेलन में विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं या फिर विकासशील होते हैं? नहीं, इसमें कौन किस प्रकार के होते हैं? विकासशील देशों के जो सदस्य मूलतः होते हैं। जैसे आपने सुना होगा G7, उसमें जो टॉप इकोनॉमी होती है, जैसे जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, उनका सम्मेलन हुआ करता था, और यह जो है G20 विकासशील देशों का सम्मेलन होता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसमें विकसित देशों को भी सम्मेलन में हिस्सा मान लिया गया है। अगर वर्तमान में इसके आप सदस्य देखें, जरा सदस्य पे गौर करें, 19 + 1 है, मतलब टोटल कितने हुए? 21, मतलब इसके सदस्य 21 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुल 20 ही 21 हो चुके हैं, 19 जो है इसके परमानेंट सदस्य हैं। परमानेंट का मतलब जो पहले से थे, सब कुछ वैसा चल रहा है। एक सदस्य आता है पूरे अफ्रीकन यूनियन से। कहां से आता है? अफ्रीकन यूनियन से, मतलब पूरे अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक सदस्य आकर यहाँ खड़ा हो जाता है, जो उसका अध्यक्ष होता है। और एक सदस्य आता है यूरोपीय यूनियन से, है ना, यूरोप का जो संघ है, यूरोपीय संघ है, वहां से एक सदस्य आता है। तो टोटल 21 सदस्य अक्सर आपको यहाँ पर G20 में खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए 30 प्रश्न काफ़ी थे इस क्लास के लिए। अगली क्लास में हम 25-30 प्रश्नों के साथ फिर से आएंगे। हाँ, हम थोड़े क्लासेस की जो मात्रा है, अर्थात दिन में 2 घंटे 3 घंटे, इस प्रकार से हम समय को देखते हुए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम बढ़ाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा और हमारे साथ चलिएगा, पूरा सहयोग होगा, पूरा अनुभव होगा। अगर आपका जोश है तो मेरा अनुभव है, आप बिल्कुल, है ना, किसी भी प्रकार से 6वीं यूनिट जो हम इस समय स्टार्ट किए हैं MCQ, उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं होगी।
यह आपसे हमारा वादा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।